मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और इस सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका क्या सोच रहा है, वहां पर अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला का जाना और वहां से पे जो बाइडेन से मुलाकात, क्या हुआ, क्या मुलाकात में क्या पेशकश की गई, आगे क्या फैसले होने जा रहे हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन पाकिस्तान और भारत पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है, और इसके साथ साथ हम टच करेंगे कि अमेरिका की जानिब से जो रवैया हमें इराक और सीरिया के हवाले से और जो ईरान के हिमायती मलेशिया उसके ऊपर जो स्ट्राइक्स के जरिए हुआ वो उसकी क्या सूरत हाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट से बहुत ही सीनियर एनालिस्ट तो हैं ही, लेकिन वो बहुत मशहूर और मारूफ पॉलिटिशियन भी हैं, ट्रंप की पार्टी से रिलेटेड हैं, चेयर मुस्लिम ऑफ अमेरिका। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया। साजिद तारड़ साहब, जिस तरह के मैंने बताया कि आप वहां पर मौजूद हैं, एक बहुत बड़ी ये पेशरफ थी कि यहाँ सर अफगानिस्तान से अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला वहां पर तशरीफ लेकर गए, वहां पर उनकी तफसीली मुलाकात हुई। जो बाइडेन ने एक दो बातें कही, उसके हवाले से मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, फिर यकीनन आपके पास जो तफसीलात हैं वो भी हम जानेंगे। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो अफगानिस्तान के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा, और एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि ये अफगानियों पर है कि वो क्या चाहते हैं। ये तो बातें ऐसी हैं कि ऐसा लग रहा है ये भी सोच आ रही है कि शायद उन्होंने तमाम मामला अफगानियों पे छोड़ दिया। आपने बिल्कुल इसका सही तज्जिया है। इसको देख ये लग यही रहा है कि शायद अमेरिका ने जान छुड़ाने की कोशिश की, अगर आप दूसरे लफ्जों में कहें। यहां पे इस चीज को समझने के लिए एक बहुत जरूरी है, जो बाइडेन को समझना बहुत जरूरी है। गनी साहब आए, गनी साहब का ये व्हाइट हाउस का पहला दौरा नहीं था। 2015 में भी गनी साहब आए, गनी साहब यहां अमेरिका से गए और उनके जो बाइडेन के साथ रिलेशनशिप बड़े पुराने हैं, क्योंकि जब 2015 में व्हाइट हाउस आए थे तो उस वक्त ही वाज अ वाइस प्रेसिडेंट, और उससे पहले जो बाइडेन जो थे वो सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के भी हेड थे। तो ये दोनों का को पहला ये दौरा नहीं था, पहली मुलाकात नहीं थी। लेकिन इसमें गनी साहब दर हकीकत क्या लेने आए थे, ये एक तो देखने वाली बात है, और दूसरा ये देखने वाली है इस वक्त गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे कौन लोग बैठे हैं। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील, अमेरिका की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं टोनी बिल्कन, जो कि एडवाइजर रह चुके ओबामा पीरियड में, और उस वक्त आस्टन फ्लोयड इस वक्त पेंटागन के इंचार्ज हैं, और वो भी बड़े एक्टिव थे ओबामा पीरियड में, बल्कि रेमंड डेविस केस में, बल्कि सलाला चेक पोस्ट पे, और इसी टीम ने उसामा बिन लादेन का वाकया भी देखा पाकिस्तान में। तो ये इनका माइंडसेट जो है वो पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है कि इस वक्त अफगानिस्तान में वो क्या करेंगे और पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को किस साइड पे लेके जा रहे हैं। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि गनी साहब क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे और क्या लेके जा रहे हैं। उनको एक तो इस वक्त खौफ है, जिस तरीके से तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं। 142 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट तालिबान टेक ओवर कर चुके हैं, 107 सिर्फ बचते हैं, और थर्ड अफगानिस्तान को टेक ओवर कर चुके हैं तालिबान। तो उनको खतरा है अपना कि हम आगे कहां जाएंगे। जिन लोगों ने वहां पे एज ए ट्रांसलेटर काम किए वो भी उन्होंने डिस्कस किया, जिन लोगों ने वहां एनजीओ के साथ काम किया उनका मुस्तकबिल क्या होगा जाने के बाद, एक तो ये चीजें डिस्कस, और दूसरा फाइनेंशियल एड, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की। और उन्हें यहां से मिला क्या है, यहां से सवाए उन्हें $3.3 बिलियन जो सिक्योरिटी एड के हिसाब से पैसे थे उसका वादा किया करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने। इसके अलावा उन्होंने कहा भाई आप जाने, आपका काम जाने। ये दर हकीकत ये था, और इस नतीजे में पहुंचने का ये क्यों हो रहा है सारा कुछ। आप ये देखें कि इस वक्त अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के हालात क्या है। इस वक्त फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए, फलस्तीन का अभी कुछ ही अरसा पहले वहां पे जो जुल्म ढाया गया वो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यमन में होती जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा पिछले संडे में अमेरिका को जाना पड़ा, इराक में और सीरिया में अटैक किए गए। तालिबान जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से चाइना और रशिया अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज और मजाक उड़ा रहे हैं, इससे नजर यह आ रहा है कि अमेरिका बिल्कुल उसी स्टेज पे खड़ा है जहां ओबामा पीरियड में फॉरेन पॉलिसी थी। उस वक्त भी यही हुआ था कि रशिया चला गया था क्रीमिया में, चाइना साउथ चाइना सी में बैरक्स बना लिए थे, और रशिया ने सीरिया में जाके नेवल बेस बना ली थी।
तो आज अमेरिका ओरिजिनली, जहां अगर मेरी जाती तौर पर राय पूछी जाए, अमेरिका इज इन फटीग। वो एक सोल सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन जो करना था, बहुत मुश्किल है वो इसको मेंटेन करना, उसकी फटीग में है। फॉरेन पॉलिसी, अब मैं आपके देखने वालों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी का छोटा सा तारफ देना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। जब आपके डोमेस्टिक चीजें सारी आपको अच्छी नजर आ रही हो, आपको अवाम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो, तब आप फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो देते हैं। हमारे अमेरिका में इस वक्त इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा हैं और जो बाइडेन साहब के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, कंट्री रेशियल डिवाइड पर बैठा है, कोविड के असरात हैं, 10 मिलियन ओपन जॉब्स हैं, बॉर्डर पे क्राइसिस है। ये सारी चीजें देखने के बाद नजर ये आता है कि अमेरिका फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक तो, और दूसरा, अफगानिस्तान में ये 20 साल की जो जंग थी, अमेरिका की एक महंगी तरीन जंग जो थी, एक तो उसकी फटीक है, दूसरा इन 4 दहाइयों में 4 मुख्तलिफ किस्म के प्रेसिडेंट आए, 4 मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज, और वो उन चीजों के बाद अब वो इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अनफ इज अनफ। अब यहां पे ये मैं बताना चाहूंगा अमेरिका में लोगों का क्या ख्याल है अफगानिस्तान के बारे में। जाहिर आधी दुनिया तो यही समझती है कि अमेरिका वहां से हार तस्लीम करके निकल रहा है। जिस तरीके से दोहा एग्रीमेंट है उसको पढ़ा जाए तो उसमें से नजर आता है अमेरिका इज ऑन अ बैक फुट। लेकिन अमेरिकन अपने आप को खुश इसलिए इस लिहाज से कर रहे हैं कि हमने 20 साल अफगानिस्तान की सरजमीन को अपने खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने दिया, एक ये समझते। लेकिन आने वाले दिनों में ये अब पता नहीं कितना अरसा ही हो सकता है, रह सकता है, तालिबान पे डिपेंड करता है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तालिबान अफगानिस्तान के हालात ये हैं कि तालिबान के एक सबीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम खुद हैरान हैं कि किस तरीके से गनी एडमिनिस्ट्रेशन जो अफगान हुकूमत है वो किस तरीके से हथियार फेंक रही है। हम खुद हैरान हैं अपनी इतनी स्विफ्ट जो है वापसी पे। तो अब ये पहले अमेरिकन का ख्याल ये था, इनकी कैलकुलेशन ये थी कि तालिबान को 2 साल लगेंगे काबुल पहुंचने में या कंप्लीट टेक ओवर में। मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अब कुछ महीनों की बात है। और अमेरिका का खासकर वहां से निकलना, एक वैक्यूम छोड़ के आ रहे हैं। पिछली दफा भी इन्होंने वैक्यूम छोड़ा था, आज वैक्यूम ये है कि वहां पे कोई सियासी हल छोड़ के नहीं आ रहे, एक वहां पे सर्टेनिटी नहीं छोड़ के आ रहे कि इनके आने के बाद वहां पे क्या होगा, इसकी सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है। दुनिया भी कंफ्यूज है, अमेरिकन भी कंफ्यूज है, और सारा ये एक वैक्यूम छोड़ के आते हैं। अब खुदा ना करे कि अफगानिस्तान के हालात पहले जैसे हों, लेकिन दूसरा अगर देखा जाए अफगानिस्तान की हिस्ट्री और जितने अरसे से वो इस जंग के हालात में है, मेरे ख्याल में वहां पे एक जंग एक कारोबार बन चुका है। अब वो आप देखें जब से अमेरिका वहां पे गया, कितने अफगानी फैमिलीज जो हैं दे हैव बिकम बिलियनर्स, और जो $3.3 बिलियन भी जो जाना है वो दर हकीकत लंदन और न्यूयॉर्क के बैंक्स में वापस आ जाएगा। जिस तरीके से वहां पे करप्शन चलती है या हो रहा है, मेरा ख्याल है गनी साहब भी ये पैसे ही लेने आए थे, वो लेके जा रहे हैं वो ये अपनी रिटायरमेंट का पैकेज। साजिद साहब यही बात, मैं इसी बात पर आने लगी थी जो आपने अभी बात की। जब मैं देख रही थी उनकी जो तफसीलात आई मीटिंग की, उसमें जब जो बाइडेन साहब ने ये बातें कही जो मैंने आपको अभी बताई कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का मामला उनके अपने ऊपर है, जैसे अफगानी चाहते हैं वैसे करें, तो इसके ऊपर तो जो अशरफ गनी साहब हैं उनको बात करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि आप इतना अरसा वहां पर रहने के बाद अब वहां पर जो कुछ हो चुका है तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारी मर्जी कहां से आई। लेकिन उन्होंने आगे से जो बातें की उसमें किया कि नहीं, जो तालिबान जिन जिलों पे काबिज हुए उसमें से 40 के करीब जो हैं वो वहां हमारी हुकूमत ने वापस ले लिए हैं। एक तो बात उन्होंने ये की जिससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद या तो वो डिनाइल मूड में है या वो जो बाइडेन के सामने ये कहना नहीं चाहते थे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ये तो बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, इससे ये तासुर मिला जो आपने अभी कहा कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ पैसों में है। लेकिन साजिद तारिर साहब, पैसा लेकर क्या मतलब, पैसा लगाना तो वहीं पर है ना उन्होंने, तो उससे वो नहीं जानते उन्होंने सही सूरत हाल जो है उनसे मतलब जिसे कहते हैं कि डिबेट क्यों नहीं की अपने मुल्क के लिए, वहां के हालात के लिए, जिस तरह हम आज बैठ के कर रहे हैं। देखिए इस जो मीटिंग हुई है ये बड़ी कंफ्यूजन इसमें अभी अमेरिका में मौजूद है। उनके साथ अब्दुल्ला आए, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो कोई फोटो आप नहीं उन्होंने की, वो बिल्कुल दरपर्दा वो इसी तरह आए जिस तरह ना आने के बराबर। एक तो ये थी बात, और दूसरा मैंने आपको अर्ज किया कि ये गनी साहब अपना रिटायरमेंट पैकेज लेने के लिए आए थे, 3.3 बिलियन और लिया। आप कह रहे हैं कि वहां पे लगाएंगे, पहले कौन सा वहां पे किसी ने लगाया? सारे फैमिली मेंबर ही कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। दरअसल ये पैसा तो जाता है बराए नाम, ये वापस लौट के
लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क के बैंकों में आ जाता है। जिस तरह अफगानिस्तान की आपने हिस्ट्री देखी है, वहां पे कहां लगा, कोई पैसा कहीं नहीं लगा नजर आ रहा। जब जितने ट्रिलियन डॉलर यहां से गए हैं, या वो हमारे अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर खा गए, या ब्लैक वाटर खा गया, तो या हमारे जो कारजाई फैमिली के जो रिश्तेदार थे वो खा गए। या आपको अफगानिस्तान में कहीं पैसा, मुझे तो नजर नहीं आता कि वहां कुछ पैसा लगा हो, लेकिन ये कि वो अपना पैकेज आए हैं, चुप करके पैकेज लेके चले गए हैं। लेकिन जिस स्पीड से तालिबान वहां पे ग्रो कर रहे हैं, बल्कि मैंने यहां तक देखा, एक तो उन्होंने आप माफी का ऐलान कर दिया जो लोग यूएस एड में जो इंटरप्रेटर थे, बल्कि यहां तक कि वो पैसे तनख्वाहें देते, वही जो अफगान गवर्नमेंट के जो सिपाही हैं उनको फौज को रीहायर करते हैं, और उनके तालिबान का तनख्वाह का पैकेज जो है वो अफगान गवर्नमेंट से अच्छा है। वो मैंने देखा कि वो तकरीबन अगले दिन मुझे 250 से लेके $300 महीने तक की तनख्वाहें दे रहे हैं तालिबान। तो वो जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उसमें कोई शक ही नहीं है कि कुछ महीनों की बात है, तालिबान विल टेक ओवर। उसमें ना पाकिस्तान की कुछ चल रही है, ना उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट है कि वो चुप चुपीते निकल आए वहां से। बाद में देखा जाएगा वहां पे क्या होना है क्या नहीं होना। और दूसरा, जिस तरीके से उनकी ग्रोथ है, उज़्बेक बॉर्डर उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। मैं इट इज थिंग्स आर वरीसम। अच्छा साजिद डार साहब, एक ये भी बात कि क्योंकि इस वक्त तालिबान की तरफ से कुछ आपको भी पता है कि जिस तरीके से उनके जो भी ओहदेदार हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं हम तो बड़ी अच्छी हुकूमत बनाएंगे, हमें एजुकेशनिस्ट चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल्स चाहिए, इस तरह की बातें करते रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अमेरिका की तरफ से जो दबाव आएगा, चलें कम से कम दबाव तो आएगा, भारत और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि वहां पे हालात बेहतर रहें, तो आपको लगता है कि क्या अब अगर तालिबान की हुकूमत जो आएगी वो हालात को वैसा पहले जैसा नहीं होगा, वो बेहतर कर लेंगे? देखिए, हुकूमत के बारे में सोचना तो अभी दूरंदेशी होगी, लेकिन अगले दिन जो एक बच्चियों के स्कूल में बम ब्लास्ट हुआ है, जहां पे 65 बच्चियां जो थी वो बेचारी मारी गई हैं, तो फिर वो अब ये आगे वाले हालात जो हैं, तालिबान जिस तरीके से पिछली दफा रूल करते रहे हैं, जिस तरीके से वो सारा कुछ है, मेरा मकसद है वो आइडियोलॉजी उनकी जिस तरीके से है, अब देखें मेरे ख्याल में तो जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पाकिस्तानी हमारी रजीम ने जो उनको आइडिया दिया था कि स्लोली ग्रेजुअली और जमहूरी तरीके से आप करें तो एक्सेप्टेबल हो, दूसरे ममालिक की एम्बेसीज हो, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस हो, सारे ममालिक उनको रिकॉग्नाइज करें, मेरे ख्याल में तो वो पैकेज ज्यादा बेहतर था कि बजाय आर्म और फिस्ट के साथ, बजाय कि AK-47 के साथ रूल किया जाए अफगानिस्तान को। अब ये इतना अरसा हो चुका है, मेरे ख्याल में अमेरिका अफगानिस्तान को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, चाइना के साथ ट्रेड करना चाहिए, रशिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, और दूसरे किसी मुल्क को सरजमीन पाकिस्तान के, देखें एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन और एज ए पाकिस्तानी हमें खुद खदशात हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से हमसाया ममालिक जो है वो अफगानिस्तान को यूज करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर बलोचिस्तान एंड अदर रीजंस। इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए, वरना फिर तो मुश्किलात होंगी उस एरिया में। जिस तरीके से इस वक्त ट्रेड की वहां पे चीजें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से CPEC आ रहा है, और आगे आने वाले दौर में मेरे ख्याल में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पिछले दौर में इकोनॉमी को यूज करते रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जिस तरह सैंक्शंस ईरान पे लगाई, जिस तरह उन्होंने एम्बार्गो किया, तो अफगानिस्तान को चाहिए मेन स्ट्रीम में आए, अपने बच्चों को वहां पे ग्रो करें, अफगानिस्तान के बारे में सोचें, वरना ये जंगों का दौर रहा नहीं है। जिस तरह अमेरिकन ये समझते हैं कि हमारी फिजिकल प्रेजेंस भी वहां होनी जरूरी नहीं है, ड्रोन्स के साथ, सैटेलाइट्स के साथ चीजें देखी जा सकती हैं, ड्रोन के साथ ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन इसका हासिल अगर सोचा जाए तो इसमें हासिल कुछ भी नहीं। साजिद डार साहब, एक सवाल इस हवाले से, और उसके बाद मैं आऊंगी कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान इस खित्ते में क्या होने जा रहा है और क्या नई तब्दीलियां आई। आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये जो अभी आपने बात की कि जो इमदाद है वो जारी रखी जाएगी, अच्छा इस सिलसिले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। कोई एक जिसे कहते हैं स्ट्रेट पॉलिसी समझ में नहीं आ रही कि फर्ज कीजिए अगर फौजी इमदाद जारी रहती है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कहां से जारी रहेगी, किस तरीके से। आप इसके बारे में कुछ दे सकेंगे राय? देखिए, इस वक्त जो खास कर इनके दौरे में पढ़ रहा था कि इस दौरे के ऑब्जेक्टिव इन्होंने हासिल क्या किया, 3.3 बिलियन जो है सिक्योरिटी के लिए दिए गए हैं इनको, कि किस तरीके से जो इक्विपमेंट है उनको मेंटेन किस तरह करना है। और दर हकीकत अगर सोचा जाए तो वो उसको मैं एक रिटायरमेंट पैकेज का ही नाम दूंगा। उसकी वजह ये है कि अगले दिन मैं ये एक अमेरिकन एक जरीदे में पढ़ रहा था कि इस वक्त अमेरिकन उनको अपना एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अफगान फौजियों को।
तो ये तो जिस तरह ये बिल्कुल 3.3 बिलियन सिर्फ उनको चुप कराने की ये कीमत है कि आप वापस जाएं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू क्या रखेंगे जब आप वहां से हर चीज रैप अप करके वहां से आ रहे हैं और बगैर किसी एक परमानेंट सोल्यूशन के छोड़ के आ रहे हैं, आप एक वैक्यूम भी छोड़ के आ रहे हैं। तो हकीकत मेरे ख्याल में, मैं अगर जाती तौर पे मुझसे पूछे तो मैं इन हालात से खुश नहीं हूं। ये बिल्कुल उसी तरह का विड्रॉल है जिस तरह पिछली दफा ये आए थे और वैक्यूम क्रिएट हुआ था वहां पे। आज भी इनको चाहिए था कि दोहा में तीनों पार्टियों को बिठाते, अफगान गवर्नमेंट भी, गनी साहब का वहां पे अगर इंडिया बैठ सकता है तो अफगान हुकूमत क्यों नहीं वहां बैठ सकती? मेरे लिए तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। इनको चाहिए था कि सब पार्टियों को एक टेबल में बिठा के और वहां पे एक इंटरनेशनल कोई इस तरह की बिठा के आते, जिस तरह का अब इन्होंने लेट आइडिया दिया कि टर्किश गवर्नमेंट, टर्किश जो है वो सोल्जर्स एज ए पीस कीपर रहे। इनको चाहिए था एक कोलिजन वहां बनाते इस्लामिक कंट्रीज की अफवाज को, पाकिस्तानी, टर्किश, कुछ और इस्लामी ममालिक से लेके पीस कीपर एक वहां पे बैठते जो कि इनके दरमियान में एक बफर जोन होता, लेकिन इन्होंने वहां नहीं किया। इन्होंने रैप अप किया। इसके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि अमेरिका इस वक्त अपने हिस्ट्री के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, डोमेस्टिक, नेशनली एंड इंटरनेशनली। ओके सर, पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान एक ऐसा ट्रायंगल है जिनके तीनों के हालात कभी भी एक से नहीं रहते और अच्छे नहीं रहते, ठीक नहीं रहते। अच्छे हो भी जाते हैं लेकिन आमतौर पर जो है वो खराब रहते हैं। अब एक नई पॉलिसी इंडिया की, इंडिया ने आज तक तालिबान से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बातचीत नहीं की थी। पहली मर्तबा अब इंडिया को जाहिर है कि वहां की जो सिचुएशन है कि जब ये पता चल गया कि अब तो तालिबान ही आ रहे हैं, तो फिर उनको भी बात करनी पड़ी। उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली और अब वो उस तरफ बढ़े हैं और उनके भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस सिचुएशन से जाहिर है कि पाकिस्तान, जो कि पहले पाकिस्तान के ताल्लुकात तो आप जानते ही हैं, तालिबान से हमेशा ज्यादातर अच्छे रहे, बल्कि दूसरों के भी टॉक्स करवाई। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान को भी तशवीश लाहक है। तो आप ये ट्रायंगल कैसे देख रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर में? देखिए, वहां पे जो रीब्लॉकिंग हुई है, जो रीएडजस्टमेंट उस एरिया में हुई है, इंडिया को टेबल पे सीट जो है वो अफगानिस्तान ने नहीं दी है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। जो इस वक्त ट्रंप साहब का जो उस वक्त चल रही थी रजीम, उस वक्त पाकिस्तान का एक एक्सक्लूसिव स्टेटस था। वो ये रजीम समझती थी कि अफगानिस्तान का हल थ्रू पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का तालिबान के साथ एक जो रिलेशनशिप है वो उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एक एक्सक्लूसिव स्टेटस था पाकिस्तान का। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, आपने शायद देखा होगा कि बाइडेन, टोनी बिल्किन साहब ने एक लेटर लिखा था गनी साहब को, जो लीक भी हुआ बाद में, और जिस तरीके से उन्होंने उस एक्सक्लूसिव स्टेटस को खत्म करके इंडिया को टेबल पे बिठाया। ये मेरे ख्याल में इंडिया चाहता नहीं था, इंडिया आता नहीं था, इंडिया की ख्वाहिश थी कि वो इस टेबल पे बैठे, लेकिन बिठाया नहीं जाता था उनको। इसको मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फ्ल्योर समझूंगा, क्योंकि पाकिस्तान एक की रोल प्लेयर है। वो अपना प्रेशर अमेरिका पे मेंटेन नहीं कर सके, इस वजह से आज इंडिया उस टेबल पे बैठा है एज ए पार्टी। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जितना इंडिया का रोल उस एरिया में पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में जो इंटरफेरेंस करना है, ये ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। इट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, अगर रीजनल देखी जाए तो वहां पे उनके रिलेशनशिप अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ रहे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टशिप, उनकी पुलिस को ट्रेन करते रहे, वहां पे वो एड देते रहे, बहुत ज्यादा कौंसल जनरल खोले उन्होंने अपने ऑफिस वहां पे। उस लिहाज से इंडिया समझता है कि उनको टेबल पे जगह होनी चाहिए थी, लेकिन ये पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी का फ्लोर है। बिकॉज पाकिस्तान स्टिल हैज तो देखिए, पाकिस्तान में 3 मिलियन अफगानी रिफ्यूजीज बैठे हैं, 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस वजह से। पाकिस्तान में क्लाशनकोव और हीरोइन सारी हमें रशिया के बाद आई। अफगानिस्तान जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दी है, इंडिया ने नहीं दी। बल्कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्रिटिसाइज किया था कि अगर घंटों पे दिया जाए, जिस तरीके से वहां इन्होंने लाइब्रेरी बिल्ड की थी, तो 5 घंटे का जो वो एवज जो इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, शायद आपको याद होगा। तो अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की फ्लोर है। और यहाँ पे बाइडेन रजीम का जो आना और बाइडेन रजीम के साथ इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी का करीब होना, ये सारा उस वजह से हुआ है और इंडिया वहां पे आज टेबल पे मौजूद है। बल्कि मैं इसके साथ थोड़ा सा मैं आप तो नहीं जाऊंगा। महबूबा मुफ्ती का बयान अगले दिन मुझे याद आया। उन्होंने कहा इंडिया दोहा जाके बैठना चाहता है उस टेबल पर, लेकिन कश्मीरियों के साथ क्यों नहीं पाकिस्तान को बिठाता, वहां पाकिस्तान बैठता है।
तो ये असल में एक उस इंडियन रजीम का उस खिते में रीएडजस्टमेंट, उस खिते के अंदर चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस, अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजों का मजमुआ है जो आज इंडिया अफगानिस्तान के टेबल पर बैठ गया है और अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में वो भी इंटरेस्ट ले रहा है। और ही विल एंड इंडिया विल प्ले अ की रोल व्हिच विल बी नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। ओके, ऑलराइट। बहुत ही आपने बहुत तफसीली तज्जिया जिसे कहते हैं कि कैसा एनालिसिस किया कि सारे उसके एंगल्स जो है वो सामने आ गए हैं। तार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। इस सूरत हाल में जो आपने बता दी सारी, एक तरफ कहा कुछ दिन पहले पाकिस्तान और भारत की दोस्ती की बात हो रही थी, यानी एक सीज फायर लंबे अरसे के लिए हो गया, अब जंग नहीं होगी, बातचीत, दोनों तरफ से इस तरह के कुछ इशारे मिले और सब बड़ा कि अब तिजारत भी खुल जाए। चले, अगर अभी तक नहीं भी हुआ था तो कम से कम उम्मीद थी कि आगे चल के हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हालिया दिनों में एक दूसरे के साथ, जिस तरह यहाँ पर पहले लाहौर का धमाका, फिर वहां पे जम्मू में, तो इस तरह की सिचुएशन पेश आ रही है। और अब अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, इसकी वजह से क्या आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के हालात मजीद कशीदा हो जाएंगे अफगानिस्तान की वजह से? देखिए, एक तो मैं अगर थोड़ा सा इसको दो सवालों में लेके जाना चाहूंगा। एक तो इंडिया का माइंडसेट एक वहां पे ये भी है कि अफगानिस्तान में अगर हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर वहीं के लोग जो है वो कश्मीर की तरफ आएंगे। एक तो उनका ये फियर फैक्टर एक तो ये है। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो रजीम है, मैं माजरत के साथ अपने इंडियन दोस्तों के, कि वहां पे अब जो है जमहूरियत के हालात जो है वो ये हैं कि वहां जंगों को जमहूरियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी करके या उनके हालात खराब करके बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों पे जो हिंदू माइंड सेट है उनके वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गलत ट्रेंड है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो अगर हमारे जो मोदी साहब हैं, उनकी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल उनकी पॉलिसी क्या है और उसमें वो कामयाब है। वो ये है कि पहले हमेशा वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट रही है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की देखें, इस वक्त अगर सेकुलरिज्म पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, इंडिया की जरूरत सेकुलरिज्म है। वहां पे मुसलमान इतनी मेजॉरिटी में है, दूसरी अकवाम है, मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ जबानें हैं। लेकिन अब बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने रिसर्च की कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन है, दे आर हिंदूज। उन्होंने कहा इस मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट हम ले लेंगे, हमें कोलिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें दूसरे लोगों को जिस तरह कांग्रेस करती थी बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कश्मीर के ऊपर मुझे ये बताएं, अगले दिन जो आप कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस की बात, वो कॉन्फ्रेंस किस चीज की है? तो उन्होंने सारे इंडिया नवाज लोग बुलाए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इन्वाइट नहीं किया। और उन्हीं लोगों को जिनको वो करप्ट कहते थे, जिन लोगों को वो कहते थे ये मरूसी सियासत में, उनको बुला के बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी कॉन्फ्रेंस के, अभी तक ये कंफ्यूजन है पूरी दुनिया में कि उस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, इसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के हालात जो समझा जाता था ठीक होने जा रहे हैं, क्या ये आपको लग रहा है कि मजीद खराब होंगे? मेरे ख्याल में मजीद, आज जिन हालात में बैठा है पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में एक तो इंडिया की पोजीशन अफगानिस्तान में स्ट्रॉन्गर हुई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, और आज के जो अंडर गिवन हालात हैं, और फिर दोबारा इंडिया में दोबारा इलेक्शन कुछ स्टेट्स में हो रहा है, अंडर गिवन हालात इंडिया पाकिस्तान के हालात मजीद खराब हो गए। आपने देखा जो कुछ लाहौर में हुआ है, जो कुछ जम्मू एयरपोर्ट पे हुआ है, ये सारी चीजें जो है इसी चीज का अंदिया दे रही हैं कि फ्यूचर में वहां पे हालात ठीक नहीं होंगे, अब मजीद खराबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बोथ पार्टीज हैव रिजर्वेशंस एंड एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। थैंक यू सो मच साजिद तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट।